तो बच्चों, आप सबके बोर्ड परीक्षा के लिए यह हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। हमने टोटल 4 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर अपलोड किए आपके कक्षा 10वीं गणित के एग्जाम से संबंधित। तो उन अगर चारों प्रैक्टिस सेटों को अगर आप अच्छे ढंग से देख लेते हैं, अगर हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट से बाहर का कोई भी सवाल आपके पेपर में नहीं मिलेगा। और आज का यह जो हमारा सेशन है, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने आपके प्रबोध में जो भी 4-5 मॉडल पेपर दिए हुए हैं, उन मॉडल पेपर में से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो महत्वपूर्ण थे, कुछ हमने पहले बता भी दिया है, और कुछ जो बाकी शेष रह गए थे उनको आज के हम इस प्रैक्टिस सेट में लिए हैं, जिसे हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आइए बिना देरी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसके सवाल नंबर 2 से आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। सवाल नंबर 2 आपका कहता है कि वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल आपके अंडर रूट 2 मूल दिया हुआ है। एक मूल आपका अंडर रूट 2 + 1 है, और दूसरा मूल आपका क्या है? दूसरा मूल आपका अंडर रूट 2 माइनस का क्या है? 1 है। आपको द्विघात समीकरण बनाना है, तो इसमें मूल यानी कि अल्फा का मान, अल्फा यानी पहला मूल दिया हुआ है अंडर रूट 2 + 1, और दूसरा मूल अर्थात बीटा का मान दिया हुआ है इसमें अंडर रूट 2 - 1। और यदि आपको पता हो कि द्विघात समीकरण बनाने का जो फार्मूला होता है, वह फार्मूला क्या होता है, जो इसका सूत्र होता है, वह आपका होता है x का स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह, इसके बाद आपका होता है अल्फा प्लस का बीटा, और इसके साथ होता है आपका x, और प्लस आपका होता है अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले, और इक्वल टू कितना होता है यहां पे? 0। तो अगर हम सबसे पहले यहां पर अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें, तो अल्फा का मान कितना है? अंडर रूट 2 + 1, तो यह आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 + 1, प्लस बीटा का मान कितना है? अंडर रूट 2 - 1, तो यह आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 - 1। 1 से 1 आपका कट जाएगा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कितना होता है आपका? 2 अंडर रूट 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2। और यदि हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 + 1, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 - 1। और जब कभी भी आपको ऐसा देखने को मिले कि एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो यह आपका फार्मूला किसका होता है? a² - b² का। तो a² के जगह पे कितना है? अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? केवल 2 होता है, तो यहां पे आपका हो जाएगा केवल 2 माइनस b²। b का मान कितना है? 1 है, तो माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होगा, अर्थात 2 में से 1 निकलेगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इस सूत्र में हम मान को अप्लाई करते हैं। यहां पे आपका x² है माइनस का, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 रूट 2, तो यह आपका हो जाएगा 2 रूट 2, और इसके साथ में क्या है? x है, तो x हो जाएगा, बीच में है प्लस का चिन्ह, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1 है, तो यह 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? आपका अभीष्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? अभीष्ट समीकरण, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम सवाल नंबर 2 को हल कर सकते। तो अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 3 है, कहता है कि x - 1 बहुपद, इसका क्या है? गुणनखंड है। तो आपको k की वैल्यू बतानी है। इस स्टेटमेंट में जो k दिया हुआ है उसकी आपको वैल्यू बतानी है। सबसे पहले चीज समझिए कि गुणनखंड क्या होता है। जैसे आप कोई समीकरण हल करते हैं, तो लास्ट में एक इस प्रकार का आता है, जैसे x - 1 और x - 3 = आ गया आपका 0। तो आप करते क्या है? एक बार इतने के बराबर 0 कर लेते हैं, एक बार इतने के बराबर 0। तो इसमें आप करते हैं कि यदि x - 1 = 0, तो x बराबर क्या कर लेते हैं? 1। तो जो इस समीकरण में यह वैल्यू आया ना, उस समीकरण का यह एक गुणनखंड है, और यह भी एक क्या है? गुणनखंड है। अब इस गुणनखंड के बराबर क्या करते हैं? 0। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि यह इस बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। तो यदि यह गुणनखंड है, तो इसके बराबर हम क्या कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम कि यदि x - 1 बहुपद इतने का गुणनखंड है, तो आप x - 1 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अर्थात बहुपद
अर्थात बहुपद क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 में जब x का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो यहां से k बराबर क्या होगा 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और 2 जब बॉर्डर के उस पार जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो जो आपका k की वैल्यू आएगी वह कितनी हो जाएगी माइनस का 2। यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 3 को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में चौथा प्रश्न जो है कहता है कि सिद्ध करना है, आपको सिद्ध कीजिएगी, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 4m+9 एक विषम पूर्णांक है। यह आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले लिखना होगा हमें कि सिद्ध करना है कि 4m+9 एक विषम संख्या है जहां m क्या है आपकी पूर्णांक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 तक, कहां तक कोई भी इनफाइनाइट के बीच में हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। यह चीज हमको क्या करना है सिद्ध करना है। अब हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है वह कितना है 4m+9। अगर हम इसको 9 को लिखें, थोड़ा सा 9 को अगर हम तोड़ दें तो 9 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8+1, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें से हम दो में से, इन दो के जोड़ों में से 4 को हम क्या करते हैं अगर कॉमन ले लें तो यहाँ m बचेगा और यहाँ पे 8 में जब 4 का भाग लगेगा तो 2 बचेगा, प्लस का कितना है 1। अब जो यह हमारी संख्या आई इसे हम यदि k मान लें, यदि लिखते हैं हम माना 4m+2 इस प्रकार से बराबर क्या हमने मान लिया k, जहां पे k क्या है देखिए m क्या है एक पूर्णांक है, चाहे सम पूर्णांक हो चाहे विषम कोई भी पूर्णांक हो, और उसमें अगर कोई भी पूर्णांक हो उस पूर्णांक में अगर कोई सम संख्या का गुणा हो जाता है तो वह हमेशा एक सम संख्या होती है। फिर से एक बार कि देखिए जैसे यह एक कोई पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, और किसी भी संख्या में यदि किसी सम संख्या का गुणा किया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा सम संख्या होती है। अर्थात जो आपका k होगा वह हमेशा क्या होगा सम संख्या होगा। तो यहां लिखेंगे कि अर्थात k एक सम संख्या है। तो हमने कारण भी लिख लिया कि क्योंकि किसी भी संख्या में सम संख्या का गुणा करने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है, सम संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हमने k माना है तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं k। तो यह आपका क्या हो जाएगा k+1। अतः यह आपका सिद्ध हुआ। अतः यह k क्या है सम संख्या है। सम में किसी भी सम संख्या में जब 1 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या क्या हो जाती है विषम संख्या हो जाती है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि अतः किसी भी संख्या में, तो हमने क्या लिखा कि अतः किसी संख्या में किसी सम संख्या में 1 जोड़ने पर हमेशा क्या प्राप्त होती है विषम संख्या प्राप्त होती है। अतः हमने किसको लेकर के चला था 4m+9 को लेकर के चला था और हमने यह सिद्ध कर दिया कि यह एक क्या है विषम संख्या है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आप सवाल नंबर 4 को हल कर सकते। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 5 है। अच्छा सवाल है, कहता है कि किसी गोले का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बराबर हैं। गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि गोले का आयतन बराबर है किसके गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के। गोले का जो आयतन है वह गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। और आप सब जानते हैं कि जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, दोनों ही क्या है एक ही गोला है, इसलिए दोनों के लिए आप r का ही उपयोग करेंगे। और जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है 4 पाई r का स्क्वायर। तो यहाँ 4 से तो 4 कट जाएगा, पाई से आपका पाई कट जाएगा, और सॉरी स्क्वायर होता है, यहाँ क्यूब नहीं होता स्क्वायर होता है। तो इस स्क्वायर से इसके स्क्वायर से इसका क्यूब क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा। तो यहां बचा क्या, यहां बच रहा है आपका 1/3 और इसके साथ r बच रहा है। यहां का तो सब कुछ आपका खत्म हो ही गया। तो यहां क्या r की वैल्यू चाहिए, त्रिज्या का मान पूछ रहा है आपसे, तो r की वैल्यू चाहिए। तो 3 को हमें उधर भेजना पड़ेगा। 3 इसमें किसमें है यहां भाग में है, उधर जाएगा बॉर्डर के उस पार, तो 1 के साथ गुणा करेगा तो 3 × 3 यानी r का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से एकदम छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्टेबल सवाल था जिसमें आपको गोले का आयतन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों इक्वल था। दोनों का सूत्र रख देंगे, जो कटेगा पिटेगा कटा देंगे, जो बचेगा हमारा क्या हो जाएगा
जाएगा, वही हमारा उत्तर हो। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 6 है, कहता है कि भाजक आपका दिया हुआ है, भागफल आपका दिया हुआ है, शेषफल आपका दिया हुआ है, भाज्य आपसे पूछ रहा है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, आपको निश्चित तौर पर क्या होता है भाज्य का, भाज्य बराबर क्या होता है, जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे इसका फार्मूला। भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर आपका होता है भाजक, भाजक इंटू आपका होता है भागफल, भाजक इंटू भागफल, और प्लस में आपका क्या होता है, प्लस में आपका होता है शेषफल, प्लस में आपका होता है क्या, प्लस में आपका होता है शेषफल होता है। भाजक इंटू भागफल, भाजक और इंटू भागफल में रहते हैं, और शेषफल आपका किस में रहता है, प्लस में रहता है। तो भाजक का मान कितना दिया है 3x प्लस का 1, और भागफल का मान कितना दिया हुआ है 2x माइनस का 1, और प्लस शेषफल कितना दिया है 4। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x का 2x में होगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, 3x का माइनस 1 के साथ होगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का 1 का गुणा होगा 2x के साथ तो 2x हो जाएगा, प्लस का 1 का माइनस 1 के साथ होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और इसके साथ में क्या है प्लस का आपका 4 है। 6x में से 3x को निकालेंगे तो 3x बचेगा, 3x में पुनः से जब आपका 2x जुड़ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, तो यह आपका कितना हो जाएगा 5x। ऐसे भी देख सकते हैं 6 प्लस प्लस जुड़ेगा तो 6 और 2 कितना 8x, 8x में से 3 निकलेगा तो 5x, और 4 में से 1 निकलेगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 3, और यह किसका मान हो जाएगा, यह आपके किसका मान हो जाएगा, भाज्य का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को, छठवें सवाल को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 7वां है, दो बिंदु आपको दिया हुआ है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की ढाल आपको ज्ञात करनी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको प्रवणता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आपको यदि पता हो कि दो बिंदुओं के बीच की जो ढाल होती है, दो बिंदुओं के बीच की जो प्रवणता होती है वह होती है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बटे x2 माइनस x1। अगर इन दोनों बिंदुओं में से अगर हम मान ज्ञात करें किसका x1 और x2 की, और मान किसका ज्ञात करें y1 और y2 का मान हम ज्ञात करें, तो यहां से देखिए x1 का मान कितना है 2 है, x2 का मान कितना है 5 है, y1 का मान है माइनस का 3, y2 का मान है माइनस का 7। अब इस सूत्र में हमको क्या करना है, रख देना है। आइए इस सूत्र में हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो m का मान यानी प्रवणता m का मान, y2 का मान कितना है माइनस का 7, तो यह आपका माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह यहां है, माइनस का y1, तो y1 का मान माइनस का 3 है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 3, x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 2, तो यह आपका हो जाएगा 5 माइनस 2। तो यहां से m की जो वैल्यू निकल के आएगी, ऊपर में माइनस का 7 प्लस का 3 जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो बड़े का चिन्ह लिया जाएगा, 7 में से 3 निकलेगा कितना बचेगा 4, और 5 में से 2 निकलेगा कितना बचेगा 3, तो जो आपकी प्रवणता होगी -4/3 हो जाएगी। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 को आप हल कर सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 8वां है, कह रहा है कि जो समीकरण दिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, हल करना है, और इतने के बराबर कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो इसको जब आप हल करेंगे, देखिए यहां पे आपका क्या है x स्क्वायर है, माइनस का 11x बराबर कितना है 0 है। अब यहां भी x है, इसमें भी x है, यानी x को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब एक x निकल गया तो इसके पास एक x बचा, इसमें से x निकल गया तो कितना बचा, केवल 11। अब इस x को अगर हम बॉर्डर के उस पार ले जाएं तो 0 के साथ भाग करके 0 हो जाएगा। यहां पे आपका बचेगा x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11। यही हो जाएगा इसका उत्तर। अब आप कहेंगे कि सर आज के भी सेशन में आपने क्या क्या सवाल लिया है, एकदम कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो तुरंत उड़ जा रहा है चुटकी में। तो देखिए बच्चों, आपका 10 का एग्जाम है, कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, उसमें एक ऐसे ही छोटे छोटे ही सवाल आते हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे सवालों में ही बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो आप किसी भी सवाल को बहुत हल्के में ना लें, ध्यान पूर्वक करें और सूत्र के सहित करें। अब अगले क्रम में आपका जो प्रश्न संख्या 9वां है, कहता है कि यदि a व c का मध्यानुपाती b है, तो आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि a व c का जो मध्यानुपाती है, a व c का जो मध्यानुपाती है वह कितना है, मध्यानुपाती बराबर कितना है, मध्यानुपाती बराबर कितना है, b है। तो आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि
ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए बी आपको सिद्ध करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे क्या करना है ए बी, और बराबर बराबर आपको RHS में इसके दिया हुआ है a प्लस सी बटे क्या दिया हुआ है a प्लस सी बटे b आपको क्या करना है सिद्ध करना है। अगर आपका a c का जो मध्यानुपाती है b है, a c का जो मध्यानुपाती है वह क्या है b है, तो यानी कि b बराबर आपका क्या हो जाएगा ac। यह आपका सूत्र होता है किसका, मध्यानुपाती का, मध्यानुपाती का सूत्र होता है, सॉरी b बराबर नहीं बल्कि b स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा ac के हो जाएगा। अब यहां से आइए हम ले लेते हैं क्या LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को ले लेते हैं प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है AC है। अगर इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे दें तो समीकरण 1 से बी स्क्वायर का मान कितना है AC है, तो बी स्क्वायर के जगह पे हमने क्या रख दिया AC रख दिया, और नीचे में क्या है आपका AB है, तो नीचे हमने क्या रख दिया AB रख दिया। अब यहां से देखिए A इसमें भी है, A इसमें भी है, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए तो यहां A बचा और यहां पे केवल व केवल C बचा, तो प्लस का क्या हो जाएगा C, नीचे क्या है आपका AB है, A से आपका A कट जाएगा, बराबर आ क्या रहा है A प्लस C बटे नीचे क्या आ गया B। अब क्या यही आपको सिद्ध करना था, तो जी हां बिल्कुल यही सिद्ध करना था, A प्लस C बटे B आपको यही सिद्ध करना था। यह क्या है आपका RHS है, इसलिए यह आपका सिद्ध होता है इति सिद्धम, इति सिद्धम। इस प्रकार से आपका क्या हुआ सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से आप सवाल नंबर 9 को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 10वां कहता है कि उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा, यानी लंबाई A बराबर कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई B बराबर कितना दिया है 10 मीटर, और ऊंचाई C बराबर कितना दिया है 5 मीटर। यानी कि कहने का मतलब आपका इस सवाल का यही है, इस सवाल का कहने का मतलब यही है कि जैसे अगर इतने लंबाई, इतने चौड़ाई और इतने ऊंचाई का आपके पास यदि कोई कमरा है, तो उस कमरे में बड़ा से बड़ा पोल, बड़ा से बड़ा खंभा, कितना बड़ा से मतलब अधिक से अधिक कितना बड़ा खंभा उसमें आ सकता है। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि यह आपका क्या है, यह आपका एक क्या है घर है, यह आपका एक क्या है घर है, घर में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, घर में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इस प्रकार से होती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो खंभा आएगा वह क्या आ सकता है, जैसे देखिए इसका जो ऊपर वाला तल है यानी कि ये वाला, यह आपका क्या है छत है, यह क्या है आपका छत है। तो अगर इस छत के हम विकर्ण को देखें तो यही तो इसका सबसे बड़ा लंबा भाग है, यानी कि खंभे को अगर हम ऐसे ऐसे करके रख दें तो इस कोने से लेकर के इस कोने तक इतना बड़ा खंभा इस रूम में आ सकता है, और इसे हम कहते हैं आकाशीय विकर्ण। तो यहां पे हम लिखेंगे कि बड़े से बड़े खंभे की लंबाई बराबर बड़े से बड़े खंभे की लंबाई, बड़े से बड़े खंभे की लंबाई बराबर आपका हो जाएगा कमरे के आकाशीय विकर्ण की लंबाई। क्या हो जाएगी आपकी, कमरे के आकाशीय विकर्ण की क्या हो जाएगी आपकी लंबाई, कमरे के आकाशीय विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। और कमरे के आकाशीय, आपको क्या बताना है, खंभे की लंबाई बतानी है, जो कि कमरे के आकाशीय विकर्ण के बराबर क्या होगा, लंबा होगा। और जो कमरे के आकाशीय विकर्ण की लंबाई होती है वह आपका क्या होता है, वह आपका होता है अंडर रूट का लंबाई का स्क्वायर, अंडर रूट का चौड़ाई का स्क्वायर, प्लस क्या होता है ऊंचाई का स्क्वायर। कमरे के आकाशीय विकर्ण की लंबाई बराबर, आकाशीय विकर्ण हम इस प्रकार से निकालते हैं, अंडर रूट में उसके लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब लंबाई का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ऊंचाई का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब इनको जोड़ा जाए तो 100 100 200 225, अंडर रूट 225। और यदि आपको पता हो तो अंडर रूट 225 किसका मान होता है 15, मीटर में दिया है, तो यह कितना हो जाएगा 15 मीटर। यानी कि इस
इतने बड़े कमरे में, यानी कि अगर आपका कमरा 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा अगर आपका कमरा है, तो उसमें जो आपकी सबसे बड़ा पोल हो जाएगा वह कितने का होगा? 15 मीटर का उसमें आप पोल रख सकते हैं, 15 मीटर का खंभा उसमें आप रख सकते हैं। अब देखिए अगले क्रम में अब आता है थोड़ा सा, यह 3-3 नंबर का प्रश्न हो जाता है और यह प्रश्न अब आपको अथवा करके मिलेगा, यानी दो में से एक ही करना होगा, जिसमें से प्रश्न संख्या 11 का पहला पार्ट कहता है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि यह आपका क्या है? x अक्ष है, इस पर स्थित किसी कोई एक यहां पे बिंदु मान लेते हैं क्या है? O है, या कोई बिंदु मान लेते हैं कि यह क्या है? P है, जिसका निर्देशांक आपको क्या कह रहा है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहली चीज कि इसमें हम मान लेंगे कि माना बिंदु P के निर्देशांक, माना बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं? माना बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं? निर्देशांक आपके हैं, निर्देशांक आपका कितना है? x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर जो y का अंतःखंड होता है वह कितना होता है? 0 होता है। तो इसको हम मान ले रहे हैं, कुछ नहीं पता है, तो x का मान क्या हो जाएगा? आपका 0 है। यह चीज हमने क्या कर लिया? मान लिया। और आगे कह रहा है कि जो बिंदु A यानी कि 6-5 और B 4-3 से क्या है? समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है, यानी कहीं पे आपका बिंदु A यहां है और कहीं पे बिंदु B यहां है। A के निर्देशांक हैं आपके 6-5, तो A के निर्देशांक कितने हैं? 6-5 और B के निर्देशांक कितने हैं? 4-3। B के निर्देशांक कितने हैं? 4-3। और इन बिंदुओं से यह जो बिंदु है x अक्ष का जो निर्देशांक है समान दूरी पर स्थित है। तब आते हैं अब कहां? प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि यह बिंदु जो है इस बिंदु से और यह बिंदु जो है इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या है? बराबर है। यानी कि AP बराबर, AP की दूरी बराबर है, AP की दूरी बराबर है किसके? PB की दूरी के। AP की दूरी BP की दूरी के क्या है? बराबर है। सिंपल सा फंडा है। अब AP की दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यहां भी लगा देंगे और PB की दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यहां भी लगा देंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र PQ बराबर आपका होता है अंडर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है? आपका होल स्क्वायर। यह आपका क्या होता है? फार्मूला होता है, यह आपका सूत्र होता है। इस सूत्र पर हम रखेंगे AP की दूरी, AP के लिए x1 y1, x2 y2। अब देखिए आइए रखते हैं इस पे AP की दूरी बराबर आपकी हो जाएगी x2 माइनस x1। तो x2 का मान कितना है? x है, तो x माइनस x1 का मान कितना है? 6 है, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 0, y1 का मान 5, तो 0 माइनस 5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर। अब आते हैं BP पर। PP के लिए यह आपका क्या है? यह आपका x1 है, यह आपका y1 है, यह आपका x2 है और यह आपका y2 है। तो x2 माइनस x1, x2 का मान 4, x1 का मान x, तो यह आपका हो जाएगा 4 माइनस का x प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 3, y1 का मान 0, तो यह आपका हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। सबसे पहली चीज कि अगर हम यहां पे क्या कर दें? दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग। अब ऐसा हम क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा जब हम वर्ग करेंगे। तो यहां क्या बचेगा? x माइनस 6 का होल स्क्वायर जो a माइनस b के होल स्क्वायर के सूत्र पर खुलेगा। a माइनस b के होल स्क्वायर का सूत्र आप सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो a माइनस b का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 6 यानी कि 6 दूना 12 और a का मान कितना है? x है, तो माइनस का 12x। माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का 25 हो जाएगा। बराबर इधर भी आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खुलेगा। a का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस b का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, तो 2 इंटू 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 और साथ में क्या? x और प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि कितना? 9।
अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें थोड़ा बहुत जोड़ घटा देना है, हमारा मान x का आ गया। तो यहाँ से देखिए आपका x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। जब एक बॉर्डर के इस पार लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस से माइनस घट के क्या हो जाएगा, 0। अब x वाले को हम क्या कर लेते हैं, एक साइड बुला लेते हैं और अचर पद को एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ क्या है, 12x है, तो माइनस का यह है आपका 12x, और 8x को इधर लाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 8x। प्लस का कितना हो जाएगा, 8x, और 16 और 9 कितना होता है, 25। 16 और 9 कितना होता है, 25। तो यह आपका हो जाएगा कितना, 25। अब यहाँ पे देखिए 36 प्लस 25, 25 6 5 कितना होगा आपका, 11 होगा, हासिल 1, 3 और 2 कितना होगा, 5, और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 6, तो 61। और जब प्लस का 61 बॉर्डर के उस पार जाएगा तो यह हो जाएगा किसका, माइनस का 61। अब यहां से माइनस का 12x में से प्लस का 8x क्या होगा, निकलेगा, तो आपका बचेगा माइनस का 4x बराबर 25 में से जब 61 निकलेगा तो आपका कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा, और किसका, माइनस का। इस माइनस से यह माइनस आपका कट जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। तो अगर यहां से देखा जाए x की वैल्यू, तो इधर 36 और 4 को जब हम उधर भेजेंगे तो गुणा में है x के साथ, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। तो x का मान कितना आया, 9 आया। अतः जो आपका अभीष्ट बिंदु हो जाएगा, लिख लेंगे यहां, अतः अभीष्ट बिंदु, अतः अभीष्ट बिंदु। तो अभीष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, हमने बिंदु क्या माना था, x, 0, हमने p के निर्देशांक क्या माने थे, x, 0। तो अभीष्ट बिंदु x का मान हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 और कामा कितना हो जाएगा, 0। यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 11 को हल कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 एक अथवा करके इसमें और सवाल दिया है, कहता है कि मूलधन 300 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 2 3 4 5 वर्ष के लिए यदि साधारण ब्याज अगर निम्न सारणी में आपको दिया हुआ है तो इसके मध्य आपको क्या करना है, आलेख खींचना है। समय और साधारण ब्याज के मध्य क्या करना है, आपको आलेख खींचना है। तो आलेख के लिए आपको इस प्रकार का एक टेबल वाला पन्ना दिया रहेगा, जिसमें आपके क्या होंगे, इस प्रकार से 4-4 खाने उसमें दिए होंगे, मतलब चौकोर चौकोर खाने उसमें कटे होंगे, और उस खाने पर आपको क्या करना है, इस समय और साधारण ब्याज के मध्य क्या बनाना है, समय और साधारण ब्याज के मध्य आपको क्या बनाना है, आलेख बनाना है। तो इस प्रकार से आपको दिया रहेगा। सबसे पहले आप क्या बना लेंगे, एक x अक्ष का निर्माण कर लेंगे और एक क्या कर लेंगे, y अक्ष का निर्माण कर लेंगे। तो यह x अक्ष है और यह आपका क्या है, y अक्ष है। साथ में बगल में आप लिखेंगे कि x अक्ष पर आपका क्या है, x अक्ष पर आपका क्या है, समय है, और किसमें है, समय है आपका वर्ष में। x अक्ष पर आपका समय है वर्ष में, और y अक्ष पर आपका क्या है, y अक्ष पर आपका साधारण ब्याज की क्या है, साधारण ब्याज है। y अक्ष पर आपका क्या है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज की मात्रा या साधारण ब्याज है। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब आगे कह रहा है, देखिए यहां पे आपका क्या होता है, 0 होता है। तो 0 वर्ष में ब्याज कितना, 0। तो यहां से टेबल चलना शुरू होगा 1 वर्ष में। जैसे देखिए यहां पे आप इसमें आप दर्शा लेंगे, जैसे x अक्ष पे आपने समय को रखा है, तो समय 0 से कितना हो जाएगा, यहां 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, और यह 5 है, और आगे जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऊपर जब y अक्ष पर चलेंगे तो साधारण ब्याज 0 से 15, 15 के गुणज में है, तो यहां 0 के बाद यहां आ जाएगा तो 15, 30 और 45 और आपका 60, और कितना हो जाएगा 60, और फिर कितना हो जाएगा 75, और 75 के बाद कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। तो देखिए पहले वर्ष में जो साधारण ब्याज है वह कितना है, 15 है। तो पहला वर्ष में साधारण ब्याज कितना, 15 यहां आएगा। दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज 30 है, तो दूसरा वर्ष साधारण ब्याज 30 यहां आ जाएगा। तीसरे वर्ष में साधारण ब्याज 45 है, तो तीसरा वर्ष यानी कि यहां, और 45 आपका यहां यानी कि आपका यहां आ जाएगा। चौथे वर्ष में कितना है, 60 है, चौथा वर्ष यानी यहां 60 आपका यहां यानी कि यहां आ जाएगा। पांचवें वर्ष में कितना है, पांचवें वर्ष में आपका 75 है, तो 5 वर्ष यहां और 75 यहां। इस प्रकार से आपको एक सीधा ग्राफ देखने को मिलेगा, और इस तरह से आप ग्राफ बना लेंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा।
अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 12 है, इसमें आपके कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए हैं, यानी कि कुछ विषयों के पेपर में जो अंक दिए हुए हैं प्राप्तांक हैं और विद्यार्थियों की संख्या है। कहने का मतलब यह है कि 30 से 40 नंबर पाने वाले विद्यार्थी 11 हैं, 40 से 50 नंबर पाने वाले विद्यार्थी 29 हैं और 50 से 60 अंक पाने वाले विद्यार्थी 6 हैं और 60 से 70 अंक पाने वाले विद्यार्थी 3 हैं, 70 से 80 अंक पाने वाले विद्यार्थी 1 हैं। तो आपको इनमें से बहुलक बताना है और आप सब जानते हैं कि जो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस आपका होता है F1 माइनस का F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस आपका F2 और इनटू में क्या होता है, इनटू में आपका होता है H। अगर इस श्रेणी में हम इन सारे मानों की अगर बात करें, इन सारे मानों की बात करें तो इस मान में L का मान क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं L को। सबसे पहला चीज इसमें हमें देखना होता है कि बहुलक वर्ग कौन सा है, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यानी कि जिस टेबल में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है वही वर्ग आपका बहुलक वर्ग है। तो यहां पे विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक इस वर्ग में है, कितना है, 29 है। इसमें कितने विद्यार्थी हैं, 29 विद्यार्थी हैं। तो जो आपका बहुलक वर्ग है यह आपका यह वाला है और L आपका होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा यानी कि कम वाला मान और उच्च सीमा यानी कि ज्यादा वाला। निम्न सीमा उच्च सीमा, 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 यानी कि जो L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है और जो बहुलक वर्ग यह वाला है इसकी निम्न सीमा कितनी है, 40। इसकी उच्च सीमा अगर आपको बताना रहता तो इसकी उच्च सीमा कितनी है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला आपका है F1। तो F1 क्या होता है, F1 आपका होता है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि बहुलक वर्ग यह है, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 29 है। तो F1 का मान कितना है, इसमें 29 है। F0 यानी 1 के पहले का ही है, तो पहले का यानी बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, तो पहले की बारंबारता यानी F0 बराबर कितना है, 11 है। F2 यानी कि F1 के बाद में है, तो F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, तो F2 क्या होगा, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, तो इसके बाद की बारंबारता यानी F2 बराबर कितना है, 6 है आपका। और साथ में क्या होता है, H होता है, तो H आपका होता है वर्ग माप। H बराबर क्या होता है, वर्ग माप। तो वर्ग माप कितना है, वर्गांतर कितने का है, 70 से 80 में 10 का अंतर, 60 से 70 में 10 का अंतर, 50 से 60 में 10 का अंतर, 40 से 50 में 10 का अंतर, 30 से 40 में 10 का अंतर। तो H का मान कितना हो जाएगा, 10। अब इस सूत्र में आइए हम सारे मानों को पुटअप करते हैं। L का मान कितना है, 40। L के जगह पे हमने रख लिया 40 प्लस के साथ F1 का मान कितना है, 29। तो F1 के जगह पे रख लिए 29, माइनस है, माइनस का F0 कितना है आपका 11 है बटे 2F1। तो सबसे पहले F1 का मान 29 है। अगर 29 का दोगुना किया जाए तो 20 दूना 40, 9 दूना 18, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 29 का दोगुना कितना हो जाएगा, 58, माइनस का F0 कितना है, F0 11 है, F2 कितना है, 6 है, तो माइनस का 6 और इनटू में कितना हो जाएगा, इनटू में आपका हो जाएगा 10। 29 में से अगर 11 निकलता है, यहां से अगर 29 में से 11 निकलता है तो 9 में से 1 निकला 8, 2 में से 1 निकला तो 1, यानी कि कितना हो गया 18, सॉरी यहां तो 40 पहले तो लिखा ही जाएगा, तो 40 और प्लस का यह कितना हो जाएगा 18 और बटे में 58 में से अगर आपका 11 निकलता है, 58 में से 11 माइनस 6, तो 11 माइनस 6 ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस है तो 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, यानी 58 में हमें कितना निकालना है, 17 निकालना है। तो 58 में अगर हम 17 निकालेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और साथ में इसके कितना है, इनटू में 10 है, तो ऊपर 18 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 180। अब अगर इसको हम काटें यहां से, अगर इसको हम यहां से काटें तो यह तो आपका 40 प्लस है ही, 41 को अगर 180 से हम भाग करें तो आपका हो जाएगा, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, यानी 4 बार चला जाएगा 16 यानी कि इसमें से बचा 20 और आपका 4 चौका 16, 160 और 164, तो 180 में से 164 निकलेगा तो बचेगा 116 और 116 के आगे जब यहां दशमलव बढ़ा करके 0 लिखेंगे तो 160 हो जाएगा और 160 में जब 41 का भाग देंगे तो वह कितनी बार चला जाएगा, लगभग आपका कितना 3 बार चला जाएगा। तो 4.3, बाकी का हम छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा भाग करके ही लिखें, इतना पे भी आपका उत्तर लगभग सही माना जाएगा। तो 40 प्लस 4.3 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 44.3
3, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 12 को हल कर सकते हैं। तो अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 12वां है, अथवा करके दिया हुआ है, इसमें आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका को ज्ञात करने के लिए हम वर्गांतर और आवृत्ति जो दी होती है, इसके बाद हम क्या ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं या संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। अगर आवृत्ति दी हुई है तो संचयी आवृत्ति हो जाएगी। अब संचयी आवृत्ति कैसे ज्ञात की जाती है, यहां अगर 4 है तो इसके पहले में हम क्या लिखेंगे, 4। यहां अगर 6 है तो दूसरे में 4 को जोड़ करके हम 6 4 कितना कर देंगे, 10। अब तीसरे में 10 है तो 10 को 10 से जोड़ करके 20 बना देंगे, और तीसरे में 7 है तो 20 को 7 से जोड़ करके हम कितना बना देंगे, इसको 27 बना देंगे। फिर अगले में 3 है तो 3 को 27 से जोड़ करके 30 बना देंगे, और अगले में आपका 2 है तो 30 को 2 में जोड़ करके कितना बना देंगे, 32 बना देंगे। यानी जो n की वैल्यू आ रही है यहां से कितनी है, 32 है। और हमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो आपका माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस का आपका होता है CF, बटे में आपका होता है F, और इनटू में आपका होता है H। तो सबसे पहली चीज हमें n/2 ज्ञात करना होता है। n/2 यानी कि वर्ग का अगर मध्य हम ज्ञात कर लेते हैं तो उसके आधार पर हमें माध्यिका वर्ग निकालना होता है। तो n/2 निकालेंगे तो n/2 कितना हो जाएगा, n का मान है 32, तो यह आपका हो जाएगा 32/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 16। n/2 का मान कितना है, 16। अब ये जो आपका 16 आया, इसी के आधार पर हम माध्यिका वर्ग फाइंड करते हैं। अब देखिए 16 इसके किस माध्यिका वर्ग में आएगा, संचयी बारंबारता में 16 किस वर्ग में आएगा, तो देखिए 10 में तो आएगा नहीं, आएगा किस में, 20 में आएगा। और जिस वर्ग में आपके n/2 का मान आता है वही वर्ग आपका क्या कहलाता है, माध्यिका वर्ग कहलाता है। तो यह आपका क्या है, यह वर्ग आपका क्या है, माध्यिका वर्ग है। तो यह वर्ग आपका क्या हो जाता है, माध्यिका वर्ग। अब इसमें अगर हम L की वैल्यू को देखें तो L होता है माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा, तो माध्यिका वर्ग यह है, इसका निम्न सीमा 20 है, तो L का मान कितना हो जाएगा, 20। n/2 का मान हमें पता हो ही गया। CF होता है आपका माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग यह वाला है और इसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 20 है, तो संचयी बारंबारता भी कितनी है, 20 है। अब आता है आपका F, तो F आपका होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं, बारंबारता, तो जो माध्यिका वर्ग की बारंबारता है कितनी है, 10। यह आपका माध्यिका वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है, आपकी 10 है। तो यहां से F बराबर कितना हो जाएगा, 10। और जो H का मान है, H का मान वह कितना हो जाएगा, H होता है आपका वर्ग माप, यानी वर्ग का अंतराल, कितने का अंतराल है, 0 से 10 में 10 का अंतराल, 10 से 20 में 10 का अंतराल, अंतराल आपका कितने का है, 10। तो H का मान आपका क्या हो जाएगा, 10। यहां से अगर हम माध्यिका ज्ञात करें तो माध्यिका के इसमें फार्मूले में अगर हम रखें मान, तो L का मान कितना है, 20, L के जगह पे हमने रख लिया 20, प्लस का n/2 का मान कितना है, 16, तो n/2 का मान रख लिया 16, माइनस का CF का मान कितना है, संचयी बारंबारता कितनी है, 20 है, तो माइनस का 20 बटे F का मान कितना है, 10 है, तो यह आपका 10, और इनटू में आपका हो जाएगा 10। तो इस 10 से तो आपका यह 10 कट जाएगा, आपका बच क्या रहा है, यहां बच रहा है 20, और प्लस का 16 माइनस 20, तो यह आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 4। बड़े का चिन्ह क्या है, आपका माइनस है, तो यह आपका हो जाएगा माइनस का 4, और 20 में से जब 4 निकलेगा तो कितना बचेगा, 16, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 12 के दोनों पार्टों को हल कर सकते हैं। एक माध्यिका और एक बहुलक आपके परीक्षा में जरूर पूछेगा, तो इस कंसेप्ट को आप एकदम से याद रखेंगे। इसमें मेन कुछ भी नहीं है, बस आपको इस सूत्र में कौन किसका मान है, बस यही चीज आपको देखना है, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 13, एक प्यारा सा, सुंदर सा, मस्त सा प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C बराबर कितना है, 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है, तो भुजाओं, दूसरा कह रहा है कि भुजा CA पर एक बिंदु क्या है, D है, और भुजा BC पर एक बिंदु क्या है, E है। तो आपको सिद्ध करना है कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। इसमें एक छोटी सी रचना हम कर देंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, बिंदु E से बिंदु D को मिला देंगे। चाहे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, रचना में हमने क्या किया, बिंदु D को
क्या किया हमने, ई से डी को ई से मिलाया, डी को ई से हमने क्या किया, मिलाया। अब यहां पे इस चित्र में हमारे 3-4 समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले अगर हम इस त्रिभुज बड़े वाले की बात करें, अगर बड़े वाले त्रिभुज की बात करें यानी ए बी सी, यानी इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए सी बी लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए सी बी में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय को। ए सी बी में, यहां बी भी रहेगा, बी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग, इसमें कर्ण कौन है, ए बी है, सबसे बड़ी भुजा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर बराबर आपका लंब ए सी है, तो यह आपका हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस आधार कौन है आपका बी सी है, तो यह क्या हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर। और ठीक इसी प्रकार अगर एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, कहां पे, यहां पे, अगर इस त्रिभुज को आप ध्यान दें, इस त्रिभुज को अगर आप ध्यान दें, इस वाले त्रिभुज को, तो यह एक त्रिभुज छोटा सा बन रहा है और इसमें भी कितना है, 90 डिग्री का कोण है। तो यह भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसी प्रकार अगर हम समकोण त्रिभुज में, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, समकोण त्रिभुज कौन, छोटा वाला DCE, तो यहां पे हम लिख देंगे त्रिभुज DC और E से। तो DCE से क्या होगा, इसका कर्ण आपका DE है, तो इसका कर्ण आपका हो जाएगा DE का स्क्वायर बराबर लंब इसका DC है, तो बराबर क्या हो जाएगा, DC का स्क्वायर प्लस आधार इसका क्या है, CE है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, EC का स्क्वायर। यह हमारा हो जाता है समीकरण नंबर 2। दो त्रिभुज यहां से हुआ। अब दो त्रिभुज इसमें और है, कैसे, एक तो देखिए यहां से ACE यानी कि यह त्रिभुज है, यह भी एक समकोण त्रिभुज है। तो अगर इस त्रिभुज को लें तो त्रिभुज कौन सा है आपका, समकोण त्रिभुज ACE है। तो समकोण त्रिभुज ACE में, तो ACE में अगर देखा जाए तो ACE में कर्ण आपका क्या है, AE है, तो कर्ण आपका हो जाएगा AE का स्क्वायर। कर्ण आपका क्या हो जाएगा, AE का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब इसमें AC है, तो प्लस का हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस लंब आधार कितना है, CE है, तो यह आपका हो जाएगा EC का स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको नाम दे देते हैं कितना, 3। अब अगले क्रम में एक त्रिभुज इसमें और बन रहा है, वह त्रिभुज कौन सा है, एक त्रिभुज इसमें और बन रहा है। एक देखिए यहां से D से लेकर के B तक, B से लेकर C तक, फिर ये वाला, यानी कि यह त्रिभुज DCB। तो इसी प्रकार से हम ले लेंगे त्रिभुज DCB में। तो DCB में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका कर्ण कौन है, DB है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, इसका कर्ण आपका क्या है, DB है, तो यह आपका हो जाएगा BD का स्क्वायर, लंब आपका DC है और आधार आपका CB है या BC है, तो यह आपका हो जाएगा DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समीकरण नंबर नाम दे देते हैं इसको क्या, 4। अब अगर हमें जो सिद्ध करना है उसके अगर हम LHS को देखें तो LHS क्या है, AE का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, यानी समीकरण 3 और 4 से मिलता जुलता है, दोनों में प्लस है। तो अगर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें तो लेफ्ट हैंड साइड हमको पता प्राप्त हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड जब प्राप्त हो जाएगा तो राइट हैंड साइड के लिए हम फिर प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं समीकरण 3 प्लस समीकरण क्या कर देते हैं, प्लस समीकरण कर देते हैं कितना, 4 को। 3 और 4 को जोड़ देते हैं, तो 3 और 4 जब जोड़ेंगे तो LHS आपस में जुड़ेगा, यह हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा क्या, BD का स्क्वायर बराबर, यहां से क्या है, यह AC का स्क्वायर बराबर आपका है AC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर प्लस यह दो का है, यहां पे क्या है, DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो यह आपका हो जाएगा DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा सा हमको क्या करना है, अगर यहां पे देखा जाए तो AC के स्क्वायर के साथ BC का स्क्वायर है, तो इस AC के साथ अगर हम इस BC को कर दें, यहां से आपका इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस BD का स्क्वायर है। देखिए सभी क्या है प्लस में, अगर इस ब्रैकेट को हम हटा दें थोड़े पल के लिए, भाई ब्रैकेट हटा सकते हैं, सब प्लस में है, मान में कोई दिक्कत होगा नहीं, तो इस ब्रैकेट को हम क्या कर दें, हटा दें। तो यहां AC के साथ अगर BC को लिख दें तो यह आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इन दोनों को अगर साथ में लिख दें, प्लस आपका यह है कितना, EC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, इन दोनों को हम क्या कर दें, साथ में रख दें। तो यहां से आप देखेंगे कि जो आपका
लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे ही रहने देते हैं। ए ई का स्क्वायर है, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, तो इसको बी डी के स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। अब ए सी प्लस बी सी, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर समीकरण नंबर 1 से कितना है, ए बी का स्क्वायर है, तो इसको इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, तो EC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर कितना है, DE का स्क्वायर है, तो प्लस का इसको हम लिख सकते हैं DE का स्क्वायर, प्लस का इसको हम क्या लिख सकते हैं, DE का स्क्वायर। और यह हमने कहाँ लिखा, समीकरण, कहाँ से लिखा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इसको हमने कहाँ लिखा, समीकरण 1 और 2 से लिखा। और अगर अब मिलाएं आप यहां से, तो AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था, जो कि क्या हुआ, सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। देखिए पाइथागोरस भाई साहब ने कितना कमाल का अपना प्रमेय दिया कि इस प्रमेय के आधार पर हम कैसे कैसे सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए इसमें 3-4 त्रिभुज बना, तीनों चारों त्रिभुजों में सबसे पहले हमने लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय, और जब पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया तो यह हमारा अपने आप निकल करके आ गया। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो अगले क्रम में आपका सवाल नंबर 13 है, अच्छा सा प्यारा सा यह भी सवाल है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि चित्र में पी क्यू तथा आर वृत्त के क्या है, वाह्य बिंदु है। यह वृत्त का वाह्य बिंदु पी क्यू और आर, ये तीनों क्या है, वाह्य बिंदु है। और इसमें दे रहा है कि जिसका केंद्र क्या है, ओ है, तथा स्पर्श रेखा PA की लंबाई दिया है, किसका मान दिया है, PA बराबर आपका दिया हुआ है, PA की लंबाई 3 दिया हुआ है, और आपका QB, PA और QB की लंबाई दिया हुआ है, QB की लंबाई कितना दिया है, 4 दिया है, और RC की लंबाई दिया है, RC बराबर कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। अब एक स्टेटमेंट इसमें भी आप फॉलो करेंगे कि आपने एक प्रमेय पढ़ा है, सिद्ध भी किया है, हमने सिद्ध करके बताया है। देखिए 5 इंपॉर्टेंट प्रमेय आपकी बुक की हमने सिद्ध करके बताया है, जो कि हमने काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया है। आपने उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि एकाक प्रमेय आपको उस 5 में से एकाक प्रमेय सिद्ध करने के लिए अवश्य आएगा। तो यहाँ से देखिए, आप एक प्रमेय जानते हैं कि यदि किसी वृत्त का कोई बिंदु अगर बाहर स्थित है, उस बिंदु से होकर के जितनी जीवाएं जाती हैं, उन जीवाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो हमने लिखा क्या कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान। यह देखिए वृत्त का बाह्य बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है, दूसरी स्पर्श रेखा ये खींची गई है, जिसमें आपका अगर दोनों स्पर्श रेखाएं हैं तो RC यानी कि यह रेखा RB के क्या होगी, यह रेखा RB के क्या होगी, बराबर होगी। और RC का मान दिया हुआ है कितना, 5। उसी क्रम में अगर इस बिंदु को देखा जाए तो इसकी एक स्पर्श रेखा यह है और एक स्पर्श रेखा यह है, यानी कि जो आपकी PC होगी PA के क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि जो आपका PA होगा किसके बराबर होगा, PC के बराबर होगा, और इसका मान दे रखा है कितना, 3। ठीक उसी प्रकार से एक बिंदु यहां है आपका, जिस बिंदु से एक स्पर्श रेखा यह और एक स्पर्श रेखा यह खींची गई है, तो दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि आपका QA और QB की लंबाई आपस में बराबर होगी, तो QB बराबर होगा किसके, QA के। और इन दोनों की लंबाइयां कितनी है, कितना दे रखा है, QB का लंबाई कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दिया है। यह किस में है, आपका सेंटीमीटर में है। अब आपको इसमें बताना क्या है, इसमें आपको त्रिभुज PQR का परिमाप बताना है। और त्रिभुज PQR का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो यहां से त्रिभुज PQR का परिमाप, PQR का जो परिमाप होगा वह किसके बराबर होगा, इसका जो परिमाप होगा वह किसके बराबर होगा। भुजा इसकी क्या है, एक भुजा इसकी PQ है, तो भुजा PQ प्लस दूसरी भुजा कौन है, QR है, तो दूसरी भुजा इसकी हो जाएगी QR प्लस तीसरी भुजा कौन है, PR है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, इसकी PR हो जाएगी। अब तीनों भुजाओं का हमको क्या करना है, योग करना है। अगर इसमें हम देखें तो भुजा PQ 2 भागों में बटी है, PA और QA, तो यह आपका हो जाएगा PA प्लस का कितना हो जाएगा, आपका QA। PA प्लस का कितना हो जाएगा, QA। और QR को अगर हम देखें तो QR आपकी ये वाली भुजा है, यह भी 2 भागों में बटी है, QB और RB और आपका क्या, QB, यह वाला QB और यह वाला क्या, RB। यानी कि आपका QB और प्लस का
प्लस का क्या RB। इसी प्रकार से अगर PR को देखा जाए तो P और R यह भी दो भागों में बटी है, RC और PC, RC और PC, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं RC प्लस का इसको हम लिख सकते हैं क्या PC, RC प्लस PC। अब सबका मान हमारे पास है, सभी का मान इसमें हम क्या करते हैं, आइए रख देते हैं। तो सभी का मान जब इसमें हम रख देते हैं तो PA प्लस QA, PA प्लस QA, PA का मान कितना है 3 है, प्लस QA का मान कितना है 4 है, तो प्लस का 4, QB का मान कितना है 4 है, तो प्लस का कितना 4, प्लस RB का मान कितना है 5 है, तो RB के जगह पे 5, प्लस RC का मान कितना है 5 है, तो प्लस का 5, प्लस PC का मान कितना है 3 है, तो प्लस का 3। अब सबको अगर हम जोड़ दें तो 4 और 3 7, 4 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। जो त्रिभुज का परिमाप होगा वह कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 13 के दोनों पार्टों को हल कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 अगले क्रम में जो है कहता है कि एक परिगत वृत्त की रचना कीजिए जब त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना हो 3 सेंटीमीटर हो। तो एक समतल पर हम क्या कर लेंगे 3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे जिसको हम क्या नाम दे देंगे AB। कह रहा है कि AB बराबर कितना हो, जिसमें कह रहा है कि AB बराबर आपका कितना हो 3 सेंटीमीटर हो, और कहता है कि BC बराबर आपका 4 सेंटीमीटर हो। तो BC बराबर कितना हो 4 सेंटीमीटर हो, और कोण B बराबर कितना दिया हो, कोण B बराबर दिया है इसमें कितने अंश, कोण B बराबर दिया है 90 अंश। तो एक परिगत परिगत वृत्त की रचना करनी है और उस वृत्त की आपको त्रिज्या भी बतानी है। तो आइए हम देखते हैं इससे B कितना है 90 अंश। तो सबसे पहले हम B पर कितने अंश का कोण बनाएंगे 90 अंश का। एक चाप यहां काट लेंगे, एक चाप यहां से रख के एक चाप यहां से रख के एक चाप यहां, और ये जहां पे कटेगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, ये सीधा आप काटेंगे तो यहीं पे कटेगा चाप। तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 अंश का कोण बन जाएगा। और यहां से यहां तक की लंबाई आप कितना रख लेंगे 4 सेंटीमीटर, और इसको आप A से क्या कर देंगे मिला देंगे। जहां पे रेखा मिलेगी उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा C हो जाएगा। इस प्रकार से अब आपका ABC एक त्रिभुज की क्या हो गई रचना हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको जब परिगत वृत्त की रचना करनी होती है तो एक बिंदु A से आप इस प्रकार से चाप लेंगे और एक इस प्रकार से चाप लेंगे, एक बिंदु B से इस प्रकार से चाप लेंगे, एक बिंदु B से आप इस प्रकार से चाप लेंगे। थोड़ा सा आप सही काटेंगे, जब चाप सही काटेंगे समान दूरी पे रख के, जब जितना चाप आपने A पे रख के काटा है उतना ही चाप आप B पे भी रख के काटेंगे। तो यह रेखा जहां पे भी मिलेगी और इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक लंब समद्विभाजक हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें रचना में आप क्या लिखेंगे, रचना में आप लिखेंगे कि चरण नंबर 1, सबसे पहले आपने एक रेखा समतल पर 3 सेंटीमीटर की एक रेखा AB खींची और बिंदु B से 90 अंश की कोण बनाते हुए 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, जिसे बिंदु A से मिलाया और जिस बिंदु पर मिली उस बिंदु को हमने C नाम दिया, जो जिससे हमें एक ABC त्रिभुज का निर्माण होता है। अब दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे कि बिंदु A से 2 चाप लिया और बिंदु B से 2 चाप लेकर के हमने रेखा AB का लंब समद्विभाजक खींचा। और दूसरे क्रम में आप लिखेंगे कि एक चाप हमने C से लिया, एक चाप C से यहां लिया, एक चाप C से यहां लिया, दूसरा चाप B से हमने यहां लिया, तीसरा चाप C से हमने यहां लिया, और इन दोनों के भी मध्य हमने क्या खींचा, लंब समद्विभाजक रेखा खींचा। और जब कभी भी समकोण त्रिभुज होता है ना, तो उससे जो लंब समद्विभाजक रेखाएं 2 खींची जाती हैं तो वे जो जहां पे मिलती हैं वह उसके कर्ण के मध्य बिंदु पर मिलती हैं। तो यहां पे जो मिली वह आपका क्या हो गया, परिगत केंद्र हो गया। तो अगले चरण में आप यही लिख लेंगे कि रेखा AB के एक रेखा लंब समद्विभाजक खींची और रेखा BC का एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचा, और जिस बिंदु पर दोनों समद्विभाजक रेखाएं आपस में मिलती हैं उस बिंदु को हमने क्या नाम दिया, परिगत केंद्र का नाम दिया। और इस परिगत केंद्र से A तक यानी कि OA लंबाई का एक चाप लेकर के हमने क्या कर दिया, OA लंबाई का चाप लेकर के एक हमने क्या कर दी, परिगत वृत्त की रचना कर दी। इसको जब करेंगे तो यह इस बिंदु से होकर के जाएगा, तो इससे होकर के आपने क्या कर दी, एक परिगत वृत्त की रचना कर दी। अब इसमें आपको बताना है त्रिज्या यानी आपको OA का मान बताना है।
है OA का मान बताना है। तो OA क्या है, OA आपके AC बटे क्या है, OA बराबर AC बटा क्या है 2 है। अब यहां से एक त्रिभुज जो आपका ABC है लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे। और जब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो यह आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है 3 है, तो 3 का यह क्या हो जाएगा स्क्वायर यानी कि 9। BC का मान 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 9 हो जाएगा 25। यहां से AC का स्क्वायर है, स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो यह किस में हो जाएगा √3 में। और 25 का मान कितना होता है, √25 का मान कितना होता है आपका 5। अब जो आपका AC का मान कितना निकल के आया 5, और जो आपका OA है वह AC का क्या है आधा है। तो इसलिए त्रिज्या OA बराबर यहां लिख लेंगे हम कि त्रिज्या OA बराबर आपका हो जाएगा 5/2, क्योंकि AC बटे 2 है तो 5 का आधा कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। यह इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 14 को आप हल कर सकते हैं। तो अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 14 है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, जैसे अगर आपका यह कोई एक क्या है त्रिभुज है और इसकी किसी भी एक भुजा के समांतर, जैसे यह अगर कोई एक भुजा है इसके समांतर अगर यहां पे कोई अगर एक रेखा खींच दी जाए तो इसके समांतर कह रहा है यह ABC है। तो इसके समांतर अगर किसी रेखा को क्या किया जाता है खींचा जाता है जो ऐसी रेखा हो, जैसे इसके समांतर जब खींचा तो इन दोनों अलग अलग रेखाओं को भिन्न भिन्न रेखाओं को क्या कर रहा हो प्रतिच्छेद, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती हो प्रतिच्छेद करती हो। तो आपको यह सिद्ध करना है कि जो खींची गई रेखा है वह इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में क्या करती है विभाजित करती है। यानी कि आप इस रेखा का जो विभाजन का जो अनुपात है, यानी कि यह अगर C है यह अगर D है तो AC बटे BC बराबर है AD बटे DC के। यह आपको क्या करना है सिद्ध करना है। और यदि आपको याद हो तो यह कौन सी प्रमेय है, यह आपकी थेल्स प्रमेय है जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट है। इसे हमने एकदम लॉजिक के साथ 5 जो हमने प्रमेय सिद्ध करके बताया है उसको लॉजिक के साथ इसको करके बता रखा है हमने वहां पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 5 प्रमेय में से एक प्रमेय तो आपको आना ही आना है, तो आपका नंबर ना कटे, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 15 जो है ऊंचाई दूरी का प्रश्न है। कह रहा है कि एक टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकानों का अवनमन कोण, एक आपका इस प्रकार से क्या है, एक आपका इस प्रकार से टीला है, एक आपका क्या है इस प्रकार से टीला है, और इस टीले के शीर्ष से मैदान का अवनमन कोण यानी कि यह होता है इस मैदान के दोनों किनारों पर, यानी एक मकान छोटा सा आपका यहाँ है, टीला बड़ा सा है तो मकान इतना ही बड़ा दिखेगा ना, और एक मकान आपका यहाँ पे इस किनारे पर दिया हुआ है और जिसका अवनमन कोण यानी कि यहाँ से देखने पे कह रहा है एक 30 अंश है, दूसरा कितना है 60 अंश है। 30 अंश और 60 अंश है। यदि टीले की ऊंचाई कितनी हो 60 मीटर हो, टीले की ऊंचाई यानी यह कितना दिया हुआ है अगर आपका 60 मीटर ऊंचा हो तो मकानों के बीच की दूरी यानी कि आपको यहां से यहां तक की दूरी नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, इसको नाम दे देते हैं C और इसको नाम दे देते हैं D। तो आपको AC का मान आपको बताना है। यहाँ पे आपका 2 त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ आकृति आपकी Z टाइप की बन रही है। यहाँ आकृति किस टाइप की बन रही है Z टाइप की बन रही है, और Z टाइप की जब आकृति बनती है तो यह आपका होता है एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। यहाँ भी आपकी कुछ आकृति Z टाइप की बन रही है इस प्रकार से, इधर आपका क्या बन रहा है Z, तो यह अगर 60 है तो यह भी कितना होगा आपका 60 अंश होगा। क्या है एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब यहां से आपको 2 त्रिभुज प्राप्त होता है, एक तो ABD, तो यहां सबसे पहले हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD अगर लें और ABD में हम क्या लगा दें, अगर ABD में हम लगा दें tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसका क्या है BD है, तो लंब आपका क्या है BD है बटे आधार इसका क्या है AB है, तो आधार इसका क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। अब tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30 अंश, तो यह आपका कितना हो जाएगा tan 30 अंश बराबर BD का मान कितना है, BD का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 60 और बटे AB का
का मान पता नहीं है, ए बी के जगह पे हमने क्या रख लिया, ए बी रख लिया। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो 1 यह कितना हो जाएगा √3 बराबर यह आपका हो जाएगा 60/AB। अब ए का इसका गुणा हम क्या कराते हैं, तिर्यक गुणा कराएंगे। ए बी का गुणा 1 के साथ होगा तो यह आपका क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 60 में √3 का गुणा होगा तो यह कितना हो जाएगा 60√3। ठीक उसी प्रकार से एक त्रिभुज आपका यहां भी बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, CBD या DBC। तो त्रिभुज अगले क्रम में हम ले लेंगे त्रिभुज DBC से, त्रिभुज DBC से ले लेंगे और यहां भी हम लगाएंगे tan थीटा आधार बटे लंब, तो इसका सॉरी लंब बटे आधार, तो लंब इसका क्या है आपका BD है, तो लंब आपका क्या हो जाएगा BD हो जाएगा, बटे आधार इसका क्या है BC है, तो आधार इसका क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। tan थीटा, थीटा का मान कितना है 60 अंश और tan 60 अंश का मान होता है कितना, √3। tan 60 अंश का मान कितना होता है √3, चाहे तो यहां भी आप लिख सकते हैं tan 60 बराबर √3 ब्रैकेट में। अब √3 बराबर BD का मान वही आपका है कितना 60 मीटर और आपका बटे यह आपका दूरी किसमें आई, मीटर में, सेंटीमीटर नहीं मीटर में। 60 बटे BC का मान तो आपको पता नहीं है तो बटे क्या रख दिया BC। अब BC अगर इधर आएगा तो BC यहां आएगा तो √3 से गुणा करेगा तो इधर आपका हो जाएगा BC बराबर इधर आपका है 60 और √3 BC के साथ अब गुणा में हो गया, फिर √3 को इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा √3 और यह किस में आ गया, मीटर में। अब यहां से हमें किसका मान पता चल गया, AB का मान पता चल गया, BC का मान पता चल गया। हमें पूछा है किसका मान, हमें पूछा है किसका मान, AB का मान। तो अगर हम AB नहीं AC का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, AC का मान पूछा है। तो अगर AC दोनों जो घर हैं, दोनों जो आपके मकान हैं, इन मकानों के बीच की दूरी आपकी AC है और AC बराबर किसके है, AC बराबर आपका है AB प्लस BC। तो इसको लिख सकते हैं AB प्लस का क्या BC। AB का मान आपका ये है, BC का मान आपका ये है, तो AB का मान कितना है आपका 60√3 प्लस आपका BC का मान कितना है 60/√3। जैसे अगर आपके पास एक सही या 1 प्लस 1/2 लिखा हुआ है तो आप करते क्या है, 2 × 1 यानी 2 × 2 और प्लस 1 यानी 3/2 इसको लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 3/2 ऐसे लिख देते हैं ना, 2 × 2 प्लस 1 यानी 3/2। ठीक उसी प्रकार से √3 का गुणा इसके साथ होगा तो √3 का गुणा इसके साथ होगा तो 60 × कितना हो जाएगा 3, √3 का गुणा √3 के साथ होगा तो कितना होगा 3, प्लस का कितना है, प्लस का है 60 और नीचे क्या हो जाएगा √3। ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 60 में 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 6 × 18 यानी 180। 180 में जब 60 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 240/√3 बराबर 240 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, फिर से इसको हम लिख सकते हैं 80 × 3, 80 इंटू क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं और बटे में क्या है आपका √3। अगर हम बटे वाले को खत्म करना चाहें, बटे वाले को हटाना चाहें तो ऊपर में जो 3 लिखा हुआ है ना, 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं √3 और इंटू में √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 ही तो होगा, तो एक √3 से दूसरा √3 कट जाएगा। इसका मान AC का मान कितना निकल के आएगा, इस तरह से AC का मान कितना निकल के आया 80√3, तो इसका मान हो जाएगा आपका 80√3 और यही आपका हो जाएगा क्या आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए जब आपको लंबा नंबर का प्रश्न मिलेगा ना, लंबा नंबर का जो आपका प्रश्न होगा ना, थोड़ा सा तो आपको मेहनत उसमें करना ही होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 15 को अगले क्रम में जो 15 का अथवा करके दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है त्रिकोणमिति का। यह सवाल बार बार आपके परीक्षा में आया भी है, आने का संभावना भी है। तो यहां से देखिए यह दिया है 1 + sin θ √ का 1 - sin θ बराबर आपको इतना सिद्ध करना है। सबसे पहले इसका हम क्या लेंगे, LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इस लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे,
यहाँ पे है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कितना है आपका साइन थीटा। अब इसका करेंगे हम परिमेयकरण, इसके हर का क्या कराएंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण में हम क्या करते हैं, जैसे यह 1 माइनस साइन थीटा है तो इसके सिंबल को बदलकर 1 प्लस साइन थीटा का हम क्या कराते हैं 1 प्लस साइन थीटा का दोनों पक्षों में हम क्या करा देते हैं गुणा और भाग करा देते हैं, इसी को हम कहते हैं परिमेयकरण। जब इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यह देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यह हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यह आपका 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, बराबर आपका होता है सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b के जगह पे साइन थीटा है तो b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर थोड़ा सा इसको हम और देख लें एक बार तो 1 प्लस यह कितना है साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में कितना है, इसको अगर इसी पे अंडर रूट हम लगा दें, ऊपर का अलग और नीचे का अलग, तो एक फार्मूला हम जानते हैं कि 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इस सूत्र को अगर लिखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे क्या कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर से यह क्या होता है अंडर रूट कट जाता है, तो इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा, बच क्या रहा है आपका 1 प्लस साइन थीटा बटे में क्या बच रहा है आपका कॉस थीटा। अब अगर इसको हम थोड़ा सा खोल दें तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा। भाई यह जो है आपका कॉस थीटा है 1 के भी नीचे है साइन के भी नीचे है, तो प्लस बीच में प्लस का चिन्ह है, यह आपका क्या है साइन थीटा बटे नीचे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। हमने एक को भी कॉस के साथ लिख लिया, साइन को भी कॉस के साथ लिख लिया, ऐसा हम लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि 1 बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है आपके सेक थीटा के बराबर होता है, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपके किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर होता है। चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं कि 1 बटे कॉस थीटा इक्वल टू क्या सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू क्या टेन थीटा। तो यह यहां से क्या आ गया, यह किसके बराबर आ गया बराबर LHS बराबर, LHS को हमने लेके चले थे हम और हमने सिद्ध क्या कर दिया RHS, तो यह किसके बराबर है आपके RHS के बराबर है। तो इसलिए यह आपका सिद्ध हुआ इति सिद्धम। इस प्रकार से हम पूरा नंबर 6 नंबर का सवाल इस प्रकार से करके 6 नंबर पूरा ले। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 16 है, कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या। सबसे पहली चीज कि 2 अंकों वाली अगर संख्या है, मान लेते हैं कि जैसे कोई संख्या 30 है, 2 अंकों वाली कोई संख्या कितना है 31 है, तो 31 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 30 प्लस 1, यानी इकाई का अंक क्या है 1 है और दहाई का अंक इसमें भले ही 3 है लेकिन 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है 10 का, क्योंकि दहाई के अंक पर है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे अगर कोई संख्या 31 है तो 31 में इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक 3 है, तो केवल दहाई का अंक केवल व केवल 3 नहीं है, दहाई का अंक आपका 30 है, क्योंकि 3 आपके दहाई के अंक पे है, यानी उसमें 10 का क्या किया गया है गुणा किया गया है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम मानेंगे कि माना इकाई का अंक क्या है, माना इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक क्या है, हमने x मान लिया, और इसी प्रकार से दहाई का अंक हमने क्या मान लिया, दहाई का अंक हमने क्या मान लिया, हमने y मान लिया। अगर इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या आपकी हो जाएगी, इकाई का अंक कितना है x है, तो इकाई के जगह पे तो आपका x हो ही जाएगा और दहाई का कितना होगा 10y होगा। कहिए कैसे, क्योंकि 31 को हम 30 प्लस 1 लिख सकते हैं, 30 यानी इसके साथ 3 इंटू 10 का गुणा हुआ है, तो जो दहाई का अंक होगा ना उसके साथ हमेशा किसका गुणा होगा 10 का गुणा होगा। तो यहां से दहाई का अंक क्या हो जाएगा 10y, क्योंकि दहाई का अंक क्या है y है। भाई दहाई का अंक यहां 3 था, 3 के साथ किसका गुणा हुआ था 10 का गुणा हुआ था। उसी प्रकार से दहाई का अंक यहां y है, तो y के साथ किसका गुणा होगा 10y का गुणा होगा, और इकाई का अंक x है तो इकाई के अंक में 1 का गुणा होता है, तो 1 में x का गुणा होगा तो x ही होगा। अब आते हैं
हम किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। अब आते हैं हम किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। प्रश्न आपका कहता क्या है? प्रश्न आपका कह रहा है, दो इसमें कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या का, तो दो अंकों वाली संख्या आपकी यह है, तो दो अंकों वाली संख्या का 7 गुना उनके अंकों का क्रम पलट देने पर उनके 4 गुना के बराबर हो जाता है। तो दो अंकों वाली संख्या कितनी है? 10y प्लस कितना है? x है। और कहता है कि इसका 7 गुना अंकों का क्रम पलट देने पर, यानी दहाई के जगह पे आप इकाई का अंक कर दीजिए और इकाई के जगह पे दहाई का कर दीजिए, तो वह 4 के गुणा में हो जाता है और आपस में बराबर हो जाती है वह संख्या। तो इसका अंक पलट देना है, यानी y के जगह x और x के जगह पे क्या कर देना है? y कर देना है। यह प्रश्न आपसे कह रहा है। यहां से आपका एक समीकरण बन जाता है। 7 में 10 का गुणा होगा तो हो जाएगा 70y, प्लस 7 में x का गुणा होगा तो प्लस का कितना हो जाएगा? 7x। 4 में 10 का गुणा होगा तो 40x, प्लस 4 में y का गुणा होगा तो 4y। अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, इधर सबको लेके चले आए, तो 70y में से 4y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 70y में से 4y निकलेगा तो यह आपका हो जाएगा कितना? यह आपका हो जाएगा 66y। और 7x प्लस का है, 40x उधर से आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 40 में से 7 निकलेगा तो कितना बचेगा? 33x किसका? माइनस का, बराबर 0। 33 एक कम 33, 33 दूना 66, यानी कि 33 इन दोनों में कॉमन है। 33 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहां बचेगा 2y और माइनस का यहां कितना बचेगा? x बराबर 0। अब 33 को जब हमने कॉमन यहां लिया था, मान लेते हैं यहां हमने 33 को क्या किया? कॉमन लिया, तब हमारा यह आया। अब इस 33 को अगर बॉर्डर के उस पार भेजेंगे तो जीरो के साथ भाग करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब आते हैं पुनः किसके अनुसार? पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्न क्या कह रहा है कि तथा संख्या के अंकों का योग, संख्या का अंक क्या है? एक इकाई है, एक दहाई है, अंकों का योग आपका 3 है। तो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, तो पुनः प्रश्न क्या कह रहा है कि अंकों का योग यानी x प्लस y इक्वल टू कितना है? 3 है। समीकरण नंबर नाम दे देते हैं कितना? समीकरण नंबर इसको बोल देते हैं 2। समीकरण नंबर कितना बोल देते हैं? 2। अब यहां से हमें xy का वैल्यू पता करना है। दो चरों का रैखिक समीकरण है यह। अब इस समीकरण को हल करने के लिए समीकरण 1 व 2 को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाएगा तो यह आपका है 2y माइनस का x बराबर 0 और यह आपका है x प्लस y बराबर कितना है? 3 है। तो x यहां प्लस का, x माइनस का, तो आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2y प्लस का और y आपका प्लस का, 2y और प्लस y कितना हो जाएगा? आपका जुड़ेगा तो 3y हो जाएगा। 3y बराबर 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब अगर y का मान हम पहले समीकरण में अगर रख दें तो लिख लेंगे यहां y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में जब हम रखेंगे तो दो समीकरण क्या है? x प्लस y है, y का मान कितना है? 1 है। तो x प्लस 1 बराबर कितना है? 3 है। 1 को उधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 माइनस 1 अर्थात 2, यानी y का मान 1 और x का मान क्या हो जाएगा? 2। अतः आपकी संख्या क्या हो जाएगी? अतः वह संख्या क्या हो जाएगी? अतः संख्या आपकी क्या है? 10y प्लस क्या है? x है। तो y का मान कितना आया? 1। तो 10 इंटू 1 यानी कि 10। तो यहां अतः संख्या बराबर 10 इंटू 1 प्लस y का मान कितना? 2। तो 10 और 2 कितना हो जाएगी? 12। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? 12। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप सवाल नंबर 16 को हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 अथवा करके दिया हुआ है। इस समांतर श्रेणी का एक प्रश्न है। कहता है किसी समांतर श्रेणी के पीवां पद 1/q, क्यूवां पद 1/p है। पीवां पद यानी कि इसमें दिया है पीवां पद बराबर कितना दिया है? 1/q, और क्यूवां पद दिया है, क्यूवां पद बराबर दिया है 1/p दिया है। तो आपको p q वां पद आपको क्या करना है? पद आपको ज्ञात करना है।
अब आप जानते हैं कि पद ए एन बराबर आपका होता है ए प्लस एन माइनस वन और इनटू में क्या होता है डी। तो अगर एन के जगह पे हम पी रखें, इस एन के जगह पे पी रखें तो हो जाएगा एपी, और पीवा पद कितना है 1/q है, तो इसके जगह पे कितना हो जाएगा 1/q हो जाएगा, बराबर यह क्या हो जाएगा आपका a प्लस पी, p के जगह पे कितना है n है, सॉरी n के जगह पे कितना है p है, तो p माइनस वन और इनटू में क्या हो जाएगा आपका d। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरे क्रम में कह रहा है क्यूआ पद 1/p है, तो क्यूआ पद कितना है 1/p है, और क्यूआ पद के लिए a प्लस क्यू माइनस वन और इनटू में क्या हो जाएगा d। समीकरण नंबर इसको क्या नाम दे देते हैं 2, और समीकरण 1 और 2 को घटा दें तो a से a आपका कट जाएगा, तो यहां से d की वैल्यू निकल जाएगी, और जब d की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब a की वैल्यू और d की वैल्यू जब हमें पता हो तो हम किसी भी श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे कि समीकरण 1, यहां लिख लेंगे हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, इसको हम कर लेंगे। तो यहां से देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस, चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो ये आपका 1/q प्लस का है, तो यह आपका हो जाएगा 1/q प्लस का, सॉरी माइनस का, यहां आपका हो जाएगा माइनस 1/, यह कितना हो जाएगा p बराबर a से तो आपका a कट जाएगा, यहां आपका है p माइनस वन और इनटू में d, और यहां आपका माइनस है q माइनस वन और इनटू में क्या हो जाएगा d। अब इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे अभी फिलहाल 1/, या इसको भी हम कर लेते हैं q और p का गुणा कराएंगे तो यह आपका हो जाएगा pq, p का गुणा 1 के साथ होगा तो यह p हो जाएगा, माइनस q का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा q हो जाएगा बराबर। d यहां भी है, d यहां भी है, दोनों में d है, कॉमन ले सकते हैं, तो p माइनस वन और माइनस का d तो निकल गया, माइनस का यह हो जाएगा q, और माइनस जब अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 1, माइनस के 1 से प्लस का 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और d का मान अगर हम यहां से निकालें, d का मान अगर हमें निकालना हो तो यहां बचा p माइनस q, तो p माइनस q को बॉर्डर के इस पार भेजना पड़ेगा, तो यहां से d बराबर d इक्वल टू, या d को हम इसी तरफ लिख लेते हैं, यहां बचा आपका d और यहां आपका क्या था, यहां आपका था p माइनस का q और बटे क्या था आपका pq था, बटे क्या था आपका स्मॉल q। अब यहां से आपका जब pq जाएगा, p माइनस q जाएगा तो d के साथ किस में था गुणा में, बॉर्डर के इस पार आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में आपका हो जाएगा p माइनस q, तो इस p माइनस q से ये p माइनस q कट जाएगा, d का मान कितना आया p बटे q आया, तो d बराबर कितना आ गया 1/pq, d का मान कितना आ गया 1/pq आ गया। अब यहां से अगर इसको हम हल करें, इसको अगर हम हल करें तो d बराबर कितना आ गया 1/pq। अब d का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान अगर हम समीकरण नंबर 1 में रख दें तो समीकरण 1 क्या है आपका 1/q है, तो 1/q को 1/q हमने रख लिया, बराबर a प्लस, a का मान तो हमें निकालना है, प्लस p माइनस वन, तो यह आपका है p माइनस वन इंटू d का मान कितना है 1/pq, d का मान कितना है 1/pq। अब हमको a का मान चाहिए तो इसको उठा करके हमको इस साइड भेजना होगा, तो यहां आपका a बचेगा और यहां आपका कितना था 1/q था, यह वाला जब 1/q के पास आएगा तो पूरा प्लस का था, पूरा किस में हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का यह आपका है p माइनस वन और बटे में क्या हो जाएगा pq, सॉरी स्मॉल q, pq हो जाएगा। अब अगर इनका हम एलसीएम लें, यहां से a का मान निकालने के लिए इनका एलसीएम ले तो यह एलसीएम हो जाएगा pq, q से जब pq का भाग लगाएंगे तो p बचेगा और p का गुणा जब 1 में होगा तो यहां हो जाएगा p माइनस का चिन्ह, pq से जब pq का भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा और 1 का गुणा जब p माइनस वन से होगा तो यह आपका हो जाएगा p माइनस वन, p से p आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहां बीच में माइनस है तो यह चिन्ह आपका प्लस का 1 हो जाएगा, तो a बराबर यहां से कितना आया 1/pq, यानी कि आपका d का भी मान 1 कितना आ रहा है pq आ रहा है और a का भी मान आपका 1/pq आ रहा है। और जब आपके पास a और d दोनों का मान पता हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको निकालना क्या है pq पद, तो a n बराबर आपका होता है a प्लस n माइनस d, तो pq पद बराबर आपका यानी कि pq
ए पी क्यू बराबर कितना होगा, ए पी क्यू बराबर आपका कितना होगा भाई, एन के जगह पे क्या रखना है आपको, पी क्यू रखना है, तो यह आपका हो जाएगा ए का मान कितना है 1/पी क्यू, तो 1/ कितना हो जाएगा पी क्यू प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन के जगह पे क्या है पी क्यू है, तो n के जगह पे क्या हो गया पी क्यू, एन के जगह पे क्या हो गया आपका पी क्यू माइनस का 1 और इंटू में डी का मान कितना है पी क्यू है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, तो यह देखिए इसके भी नीचे PQ है, इसके भी नीचे PQ है, दोनों का लसा कितना हो जाएगा PQ, सॉरी स्मॉल q, दोनों का लसा क्या हो जाएगा स्मॉल q। और जब दोनों के हर आपस में बराबर होते हैं तो अंश आपस में ऐसे ही नॉर्मली क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे 1 है प्लस का, यहाँ पे क्या है आपका PQ है और यहाँ पे क्या है माइनस का 1, माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, PQ बटे PQ, तो PQ से आपका PQ कट जाएगा, तो A PQ बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि जो श्रेणी का PQवां पद होगा वह कितना होगा 1 होगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा आपको इसका जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक करेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले जैसा दिया है आपका पीवां पद दिया है, तो पीवां पद आपका ये हो जाएगा, पीवां पद 1/q दिया है तो पीवां पद के जगह पे 1/q रख लिए, क्यूवां पद 1/p है तो क्यूवां पद के जगह पे 1/p रख लिए, क्यूवां पद ये हो गया। 2 समीकरण प्राप्त हुआ, दोनों समीकरणों को घटा दिए, यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया d का मान। अब d का मान जब हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो a का भी मान हमें पता हो जाता है, और जब a और d का मान पता हो जाता है तो हमें ज्ञात क्या करना है, a p क्यूवां पद, ए यनवा पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस एन माइनस डी, तो पी क्यूवां पद अगर ज्ञात करना है तो जहां जहां इसमें n है, जहां जहां इसमें n है, हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा पी क्यू, और रख करके जब हम हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मान हमारा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम 16वां के दोनों पार्टों को हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 कराधान का आपका प्रश्न है। अगर आप स्टेप वाइज समझते हैं, मैं एकदम आपको लॉजिक के साथ एकदम बेहतरीन भाषा में समझाऊंगा। अगर आप ध्यान से समझते हैं, स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और आपका पूरा फुल मार्क्स आपको मिलेगा। सवाल कहता है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में मकान किराया भत्ता छोड़कर एक व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है, 4,80,000 रुपए है। तो सबसे पहला हम स्टेप फॉलो करते हैं क्या, स्टेप नंबर 1, और स्टेप 1 में देखा जाता है क्या, सकल आय। स्टेप 1 में क्या लिखा जाता है, सकल आय। तो व्यक्ति की जो वार्षिक कुल आय होती है वह सकल आय होती है, तो इसमें वार्षिक कुल आय कितना दे रहा है, ये 4,80,000 कितना दे रहा है, 4,80,000 रुपए दे रहा है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 2 में आपको बताना होता है कि धारा 80C के अंतर्गत जो उसने बचत की, धारा 80C के अंतर्गत, यानी कि धारा 80C के अंतर्गत कुल बचत, तो कुल बचत जो उसने की उसे हम किस में लिखते हैं, कुल बचत जो उसने किया उसको हम लिखते हैं स्टेप नंबर 2 में। तो उसने बचत किसमें क्या क्या किया, वह बोल रहा है कि 36,000 रुपए भविष्य निधि में। तो सबसे पहली चीज यहां लिख लेंगे हम क्या, भविष्य निधि में। भविष्य निधि में वह कितना जमा करता है, भविष्य निधि में जमा करता है 36,000। और कहता है कि जो वह जीवन बीमा प्रीमियम जो है 18,000 का ले रखा है उसने, जीवन बीमा प्रीमियम, यानी LIC में जीवन बीमा प्रीमियम, जीवन बीमा कितने का करता है, 12,000 का, 12,000 का जीवन बीमा प्रीमियम करता है, तथा 20,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। तो राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र 20,000 रुपए का क्या करता है, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। तो हमें स्टेप नंबर 2 में 80C के अंतर्गत जितने भी बचत करता है, यानी जो भविष्य निधि में जमा करता है, जीवन बीमा प्रीमियम में करता है, राष्ट्रीय बचत पत्र जो खरीदता है, सभी को जब जोड़ देंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 2। यानी कि स्टेप 2 आपका होता है कुल बचत। क्या होता है, स्टेप 2 आपका होता है कुल बचत। कुल बचत बराबर कितना हो जाएगा, 36 + 12, ये 12 नहीं है आपका
प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 18,000 दिया हुआ है। तो 36 प्लस इसमें हम जोड़ देते हैं तो 1 0 2 0 3 0, 8 6 कितना हो जाएगा 14, 3 1 4 और 2 कितना 6 और 1 हासिल 7, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, कुल बचत उसने कितना किया, 74,000 रुपए का किया। आगे प्रश्न यह कहता है कि यदि वह 1500 रुपए प्रति माह, जो आगे प्रश्न यह कहता है कि उसे 3% शिक्षा कर भी देय आयकर पर देना होता है, और यदि वह 1500 रुपए प्रति माह अगर 10 माह तक आयकर जमा करता है तो शेष आयकर की आपको राशि बतानी है। और आगे यह कह रहा है कि जो उसने कुल बचत किया है, कुल बचत जो है 1 लाख के अगर अंदर है तो 1 लाख पर उसे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई ब्याज देना नहीं पड़ रहा है, यानी कि जो वह 4,80,000 रुपए कमा रहा है उसमें से जो 74,000 रुपए है उस पर कोई कर उसको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 1 लाख से अंदर की अगर बचत है तो उस पे क्या है, कर की छूट है। तो यहां से स्टेप नंबर किस में आ जाएंगे, स्टेप नंबर 3 में आ जाएंगे। और स्टेप 3 क्या कहता है, कर योग्य आय। क्या कहता है, कर योग्य आय। स्टेप 3 में हम क्या लेते हैं, कर योग्य आय। तो टोटल आय तो उसकी 4,80,000 है, जिसमें से 74,000 रुपए पर उसको कर देना नहीं पड़ रहा है। तो कर योग्य आय 48,000 में से 74,000 को निकाल देंगे तो यह 4,80,000 में से 4,80,000 में से 74,000 को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। और जब इसमें से निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 4,06,000 रुपए, 4,06,000 रुपए हो जाएगा, यानी कि उसको केवल 4,06,000 रुपए पर ही ब्याज देना पड़ेगा। अब अगला स्टेप जो आता है आपका स्टेप जो 4 आता है, स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, देय आयकर की गणना करते हैं। स्टेप 4 में हम क्या गणना करते हैं, देय आयकर। देय आयकर यानी उसको आयकर कितना देना पड़ेगा। तो आयकर उसको कितना देना पड़ेगा, अगला एक टेबल भी आपके उसमें दिया है प्रश्न में, कह रहा है कि 2 लाख तक कर से मुक्त है, और यदि 2 लाख से ऊपर अगर राशि होती है तो उस पर 10% लग रहा है। तो टोटल आपका 4,06,000 है, जिसमें से 2 लाख रुपए पर कोई कर नहीं है, 2 लाख रुपए पर कोई कर नहीं है। तो आपका देय आयकर कितना है, देय आयकर आपका है 4,06,000 में से 4,06,000 में से 2 लाख पर आपका तो कोई आयकर नहीं है, और 2 लाख से ऊपर का है, यानी 4,06,000 में से 2 लाख के अलावा जो है उस पर कितना है, उस पर 10% ब्याज है। तो 4,06,000 में से 2 लाख निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 2,06,000, और इस पे कितना देना है, इसको 10% देना है। प्रतिशत का मतलब बटे 100। तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 2,600। कितना होगा, 2,600 रुपए उसे क्या करना पड़ेगा, 2,600 रुपए उसको क्या करना पड़ेगा, देय आयकर देना होगा। आयकर उसको कितना देना है, 2,600 रुपए। और आगे स्टेप नंबर अगला जो है स्टेप नंबर 5, स्टेप 5 में हम क्या निकालते हैं, शिक्षा कर। हम क्या निकालते हैं, स्टेप नंबर 5 में निकालते हैं शिक्षा कर। और शिक्षा कर जो होता है वह देय आयकर का होता है। तो देय आयकर का प्रश्न में बोला है 3% शिक्षा कर, तो शिक्षा कर क्या हो जाएगा, देय आयकर का कितना प्रतिशत, 3%। तो देय आयकर आपका कितना है, 2,600। तो 2,600 का मतलब गुणा 3%, 3 का मतलब बटे कितना, 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हासिल 1, और 3 0 0, 3 दूना 6, 618 रुपए कितना होगा, उसको शिक्षा कर देना होगा। अब आते हैं अगले स्टेप में। तो स्टेप अगला आता है आपका 6। छठा स्टेप में हम क्या करते हैं, कुल देय आयकर। कुल देय आयकर, छठा स्टेप में हम क्या करते हैं, कुल देय आयकर। कुल देय आयकर क्या होता है, देय आयकर प्लस शिक्षा कर। तो देय आयकर कितना है आपका, 2,600 है, प्लस 600 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो जो उसको कुल देय आयकर होगा, कुल देय आयकर होगा वह कितना होगा, 2,618, यानी यह हो जाएगा 6 दूना 12, 1200 हो जाएगा। तो यह 1200 कितना हो जाएगा, 18 रुपए। उसको कुल आय कितना देना होगा, 2,000
21,218 रुपए उसको 4,80,000 पर भारत सरकार को क्या करना होगा, टैक्स करना देना होगा। और अगले स्टेप में कह रहा है, अगले स्टेप में कह रहा है कि वह 1,500 रुपए प्रति महीना अग्रिम आयकर के रूप में क्या करता है, 10 माह तक जमा करता है। तो जो अगला स्टेप होता है, यानी स्टेप 5 था तो स्टेप 6 था, तो यह क्या हो जाएगा, स्टेप 7, वह आपका होता है अग्रिम जमा आयकर। तो अग्रिम जमा आयकर कितना करता है, 1,500 रुपए 10 महीने तक क्या करता है, जमा करता है। तो यह आपका कितना हो जाएगा, 1,500 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, 15,000। यानी कि उसको ब्याज टोटल 21,218 रुपए देना था, जिसमें से 15,000 रुपए वह मंथली करके जमा करते जा रहा है। तो 15,000 उसने क्या कर दिया, जमा कर दिया। अब लास्ट स्टेप चलते हैं, स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 क्या होता है, शेष देय आयकर। तो शेष देय आयकर क्या होगा, उसे टोटल जमा करना था 21,218, जिसमें से 15,000 जमा कर दिया। तो शेष देय आयकर यानी शेष देने वाला आयकर उसको कितना हो जाएगा, आपका 21,218 माइनस का कितना हो जाएगा, 15,000। और जब 21,218 में से 15,000 निकालेंगे तो 6,200 कितना हो जाएगा, 6,218। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब इस प्रकार से इतना अगर आप कर देते हैं तो आपका 6 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। एकदम सिस्टमैटिक चलना है। स्टेप नंबर 1 में आपको निकालना है सकल आय, स्टेप नंबर 2 में वह कितना बचत कर रहा है, कुल बचत, और उस बचत पर कितना उसको छूट मिल रहा है, उस छूट को निकाल देंगे। तो जो देय आयकर की राशि होगी वह स्टेप नंबर किसमें हो जाएगी, कर योग्य आय जो हो जाएगा स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। अब कर योग्य आय में उसको कर कितना देना होगा, टेबल एक मिलेगा आपको, टेबल दिया रहेगा प्रश्न में, उस टेबल पर बोलेगा कि इतना तक उसको कोई कर नहीं है, जितना पे उसको कोई कर नहीं देना होगा उतना उसको माइनस कर देंगे, और जितना पे कर देना होगा, जितना प्रतिशत, उसके ऊपर लागू कर देंगे। अगले क्रम में जो आपका देय आयकर आएगा, देय आयकर का शिक्षा कर जो होता है, अगला स्टेप होता है शिक्षा कर। शिक्षा कर देय आयकर पर लगाया जाता है। तो 2-3% जो भी आपके प्रश्न में दिया रहेगा शिक्षा कर, हम उस पर क्या कर देंगे, देय आयकर पर अप्लाई कर देंगे। फिर आता है कुल देय आयकर। कुल देय आयकर में देय आयकर प्लस शिक्षा कर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल उसको कितना कर देना होगा वह पता चल जाएगा। और कह रहा है कि जो कर उसको देना था उसको वह 1,500 रुपए प्रति माह के दर से भर रहा है और 10 महीने तक भरता है। तो 10 महीने में कितना जमा कर देगा, 15,000। तो अग्रिम उसने कितना ब्याज दे दिया, 15,000 दे दिया। देना कितना था, 21,218। तो उसको शेष कितना देना होगा, इतना माइनस इतना, यानी कि आपका 6,218। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 17 के पहले पार्ट को हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 का जो दूसरा पार्ट है, कह रहा है कि निखिल ग्रामीण बैंक में 1 वर्ष 6 माह के लिए 10,000 रुपए सावधि जमा खाता में जमा करता है। पी बराबर कितना है, 10,000 रुपए है, और समय एन बराबर कितना है, 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष कितना है, 6 माह, और ब्याज की दर कितना है, ब्याज की दर 8% है वार्षिक। 8% क्या है, 8% आपका क्या है, वार्षिक है। और आगे कह रहा है कि यदि ब्याज दर उसकी अर्धवार्षिक अगर उसमें ऐड होती हो तो निखिल के द्वारा, बैंक के द्वारा कितना दिया जाएगा निखिल को। अर्धवार्षिक यानी अगर 1 वर्ष 6 माह में अगर देखा जाए तो कितने अर्धवार्षिक होंगे, तो 1 वर्ष 6 माह में 3 अर्धवार्षिक होंगे। तो यह 3 अर्धवार्षिक हो जाएगा, 3 अर्धवार्षिक। कह रहा है अर्धवार्षिक संयोजित हो रही है ना, यानी छमाही संयोजित हो रही है। तो 1 वर्ष 6 माह में कितने छमाही, तो 3 छमाही हो जाएंगे। छमाही को ही अर्धवार्षिक कहते हैं। अगला कह रहा है ब्याज 8% वार्षिक हो रहा है, लेकिन यहां पे जब समय इसका अर्धवार्षिक हो जाएगा तो ब्याज अगर 8% वार्षिक है तो कितने प्रतिशत अर्धवार्षिक हो जाएगा, 4% क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक हो जाएगा। अब इतना अगर आप सवाल को समझ लिए ना, इतना सवाल को समझ लिए तो सूत्र आपको पता ही है। सूत्र पर जैसे ही आप रख देंगे, सूत्र पर जैसे ही आप रख देंगे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पता हो जाएगी। ए का मान, ए मतलब मिश्र धन, पी का मान कितना दिया है, 10,000। तो पी के जगह पे आप कितना रख लिए, 10,000 रख लिए। पी के जगह पे कितना रख लिए, 10,000 रख लिए। 1 + r का मान 4 और 100 का मान 100 और n का मान कितना, 3।
अब आपको यहां से करना क्या है, यह आपका है 10,000 और इंटू में यह 4 एकम 4 25 चौका हो जाता है 100, तो 25 एकम 25 और एक कितना हो जाएगा 26, तो 26 बटे कितना हो जाएगा 26 बटे आपका हो जाएगा 25 और इसके पावर कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम थोड़ा सा खोल लें, तो अगर इसको हम खोलें तो यह आपका कितना है 10,000 है और इंटू में ऊपर में आपका है 26 इंटू 26 इंटू 26, 26 इंटू 26 इंटू 26 और नीचे में है 25 इंटू 25 इंटू 25, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार गुणा होगा। 25 से 1000 को काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 400 बार में, फिर से इसको 25 से काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 16 बार में। अब यहाँ पे इसको अब 25 से 16 तो कटेगा नहीं और बाकी कुछ कटने पिटने लायक है नहीं, तो आपका ऊपर में क्या आ गया 16 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 बटे 25 बटे कितना आ गया 25 आ गया। अब इसको आप ऊपर का मल्टीप्लाई करके और नीचे का भाग करके जितना आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 17वां के दूसरे सवाल को हल कर सकते हैं। अब इसको हल करके आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं वेट करूंगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 18 है, कहता है कि एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, देखिए शंक्वाकार शंकु आपका कुछ इस प्रकार से होता है, इसकी ऊंचाई बोल रहा है, यानी कि ये वाली ऊंचाई आपको क्या किया है दे रहा है। शंकु ऐसा ही होता है जोकर की टोपी के जैसा, तो ऊंचाई दे रहा है कितना 5 मीटर, यानी शंकु की जो ऊंचाई h बराबर कितना है 5 मीटर है और उसके आधार की त्रिज्या कितनी है 12 मीटर है। आधार की त्रिज्या यानी कि ये वाली कितना है r बराबर कितना है 12 मीटर दे रहा है। आधार की ऊंचाई कितना दे रहा है, त्रिज्या कितना दे रहा है 12 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने वाले तिरपाल यानी कि जो कैनवस होगा उसका लागत मूल्य आपको क्या करना है ज्ञात करना है, और यदि उसका मूल्य 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर हो। सबसे पहले इसके शंकु की हमको क्या ज्ञात करनी है, तिर्यक ऊंचाई L का मान ज्ञात करना है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L का मान अगर ज्ञात करें तो L बराबर आपका होता है अंडर रूट का h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। यहां से अगर h का स्क्वायर करें, h का मान 5 है, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस r का मान 12 है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यह आपका हो जाता है 169 और अंडर रूट 169 की वैल्यू होती है 13, यानी कि जो L का मान आपका आया कितना है 13। अब हम ज्ञात करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का हम क्या ज्ञात करेंगे वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठ बराबर आपका होता है शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर आपका होता है पाई आर एल। पाई का मान आप जानते हैं 22/7, तो पाई के जगह पे हम क्या रख देंगे 22/7 इंटू आर का मान कितना है, आर का मान कितना है 12 है, तो 12 इंटू एल का मान कितना है 13, तो कितना रख दिया हमने 13। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट पिट तो रहा नहीं है, अभी आगे जाकर के कट जाएगा। आगे कहता है कि शंकु को बनाने में उसमें तिरपाल का लागत कितना होगा, जबकि उसका तिरपाल का जो रेट दिया है 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर दिया है। तो जो देखिए वक्र पृष्ठ का मतलब यह है कि शंकु के चारों तरफ जो पृष्ठ है, शंकु का जो चारों तरफ का जो पृष्ठ है वही क्या है आपका इसका वक्र पृष्ठ है। तो शंकु को ढकने के लिए जितने पृष्ठ की आवश्यकता होगी वही तो आपका क्या है वक्र पृष्ठ है। अब उसमें इतना वर्ग मीटर, तो इसका आ गया उत्तर, वक्र पृष्ठ इसका इतना वर्ग मीटर आ गया। यानी कि वक्र पृष्ठ का मतलब यही है कि इस शंकु को बनाने के लिए इतने वर्ग मीटर का तिरपाल आपको चाहिए, इतने वर्ग मीटर का कैनवस आपको चाहिए। अब कैनवस का रेट दिया है, अब यहां से लिख लेंगे हम कैनवस या तिरपाल की लागत। तो जो तिरपाल की लागत हो जाएगी ना वह आपके वक्र पृष्ठ के, तिरपाल की जो लागत हो जाएगी वह वक्र पृष्ठ के इंटू उसका जितना मूल्य दिया होगा एक वर्ग का उतना हो जाएगा। तो मूल्य कितना दिया है 70। तो यहां से वक्र पृष्ठ यानी टोटल तिरपाल कितना लग रहा है आपको 22/7 इंटू 12 इंटू 13 और इंटू कितना है 70। अब 7 से 70 कितनी बार में कट जाएगा, 7 से 70 कट जाएगा 10 बार में। अब इसका अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका आपस में अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 3432 अब इसका मल्टीप्लाई करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर आपने जो लिखा वह सही है या गलत। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। इतना रुपए लग जाएगा इस शंकु को बनाने के लिए। वक्र पृष्ठ का थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिए कि जैसे अगर
एक एग्जाम्पल आपको बताऊं तो जैसे यह अगर एक तिरपाल है, इस तिरपाल को अगर हम ऐसे मोड़ दें शंक्वाकार, इस तिरपाल को ऐसे मोड़ दें तो इस प्रकार का क्या बन रहा है, शंकु बन रहा है। तो इस तिरपाल का जो पृष्ठ है, जो चारों तरफ का यह जो आवरण है ना, यही इसका क्या है, यही इसका वक्र पृष्ठ है। तो यही तो पूछ रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ का लागत कितना होगा, जिसमें इसमें 1 वर्ग मीटर का दिया है और टोटल आपके पास इतना वर्ग मीटर है। तो 1 वर्ग मीटर का दिया है, इतना वर्ग मीटर का ज्ञात करना है। तो जैसे एक पेन की कीमत 5 रुपए, तो 5 पेन की कीमत 5 × 25। तो एक का अगर इतना है तो 70 का कितना होगा, एक का अगर 70 है तो इतने का कितना होगा, इतना × 70। तो इस प्रकार से हम इसका रेट निकाल सकते हैं। अब अगले क्रम में इसका जो लास्ट, आज के सेशन का जो लास्ट प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। तो 18वां का जो अथवा करके एक और दिया हुआ है, कह रहा है कि लोहे की 3 गोलियों जिनकी त्रिज्याएं R1 का मान, त्रिज्याओं यानी R1 का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, R2 का मान दिया है 8 सेंटीमीटर और R3 का मान कितना दिया है, R3 का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। यह आपको मान दे रखा है। अब कहता है कि इनको पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया, तो नए गोले की त्रिज्या एवं नए गोले का आयतन, नए गोले की त्रिज्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए, मान लेते हैं नए गोले की जो त्रिज्या है, माना लिख लेंगे हम कि माना नए गोले की त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या बराबर कितनी है, नए गोले की त्रिज्या बराबर कितना, कैपिटल R मान लेते हैं। अब देखिए, छोटी गोलियों को पिघला करके बड़ा गोला बनाया गया है, यानी 3 छोटी गोलियों को जब पिघलाया गया है तो 3 छोटी गोली का जितना आयतन होगा उतने ही आयतन का एक बड़ा गोला बनेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, प्रश्नानुसार, क्योंकि छोटी गोलियों को पिघला करके नया गोला बनाया जा रहा है, तो जितने आयतन की पहले गोलियां थी उतने ही आयतन का गोला बन जाएगा। और हम जानते हैं कि जो गोले का आयतन होता है वह होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब, और यह किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। अब यहां से देखिए 4 पाई सब में है, तो 4 पाई को हम क्या करते हैं, 4/3 पाई को अगर हम कॉमन ले ले तो R3 का क्यूब, R3 कितना है 6, तो 6 का क्यूब प्लस R, यहां 4/3 पाई कॉमन ले लिए, R2 का मान कितना है 8, तो 8 का क्यूब प्लस इसमें से कॉमन ले लिया गया R3 का मान है 10, तो 10 का क्यूब बराबर यहां पे कितना है 4/3 पाई और कैपिटल R का क्यूब। इस 4/3 पाई से इसका ये 4/3 पाई आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 का क्यूब आपका होता है कितना, 6 का क्यूब आपका होता है 216 प्लस 8 का क्यूब आपका होता है 512 प्लस 10 का क्यूब आपका होता है कितना, 1000। अब जब यह किसके बराबर है, यह आपके बराबर है कैपिटल R के क्यूब के। अब अगर इनको जब जोड़ा जाए, तो इनको जब जोड़ा जाएगा तो 0 2 6 2 कितना हो जाएगा 8 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 0, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और यहां से कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1728 बराबर R का क्यूब। तो अगर आप जानते हो 1728 किसका क्यूब होता है, तो यह आपका होता है 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब बराबर R का क्यूब, इस क्यूब से यह क्यूब कट जाएगा, तो यहां से आपका कैपिटल R बराबर कितना आ जाएगा 12, और यह किस में हो जाएगा आपके सेंटीमीटर में। और कैपिटल R आपका क्या था, नए गोले की त्रिज्या थी, यही आपसे पूछ रहा है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप सवाल नंबर 18 के दोनों पार्टों को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपने हमारे द्वारा बनाए गए चारों सेशन को, चारों प्रैक्टिस सेटों को देख लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आप मैथ में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, यदि आपने पूरा वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ देखा है तो बच्चों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं।